Hello everyone, I am Kartika and we people were discussing the topic 2.1, which is France becomes a constitutional monarchy. So we people have discussed a lot of the topic, but I was left with like a paragraph, so we people were not able to discuss it. Plus I was also left with giving you people the notes that who all were allowed to vote and who were not allowed to vote. So that is what we people were discussing. Lastly हम लोगों ने discuss किया था कि सबके पास राइट टू वोट नहीं था, तो किन के पास राइट टू वोट है और किन के पास नहीं है वो अब हम देखते हैं। तो जिनके पास राइट टू वोट था उनको उस राइट को लेने के लिए एलिजिबल कैसे होना था, तो एलिजिबिलिटी के लिए उन लोगों को पहले तो 25 साल का होना चाहिए। दूसरा, आप अगर पे कर सकते हो टैक्स एक लेबर की 3 दिन की वेज जितना, तो आप क्वालिफाई करते हो एज अ एक्टिव सिटीजन और आपको वोट का जो वो है आपको राइट मिल जाएगा। सो दिस वाज द कैटेगरी। सेकेंडली, जो क्वालिफाई नहीं करते थे एज द एक्टिव सिटीजन एंड दे वर कॉल्ड द पैसिव सिटीजंस, दे वर द वुमेन, चिल्ड्रन एंड youth below the age of 25. Also, people who could not pay the taxes and stuff like peasants, artisans, they were also the passive one. The men who were under this category जो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं एक लेबर के 3 दिन की वेज जितना, तो वो भी इसी कैटेगरी में चले जाते हैं। और क्वालिफाई करने के लिए एज एन इलेक्टर और एज अ member of the assembly, as you people know, I told you, आपको टैक्स पे करने की जो कैपेसिटी है आपकी होनी चाहिए। You need to pay highest of the taxes and then you people can qualify as a elector. So I'm gonna give you notes. So who all were allowed and who were not allowed to give vote? Firstly, we people see that only men, पहली बात तो ये कि सिर्फ आदमी देंगे, औरतें देंगे ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ओनली मैन। और कौन? अबव द एज ऑफ, अबव द एज ऑफ 25 years, अगर 25 साल से ज्यादा हैं तो आपको वोट देने का वो है। और ये सब क्या है? सिटीजन। दीज ऑल आर द वन, जो कि पहले तो ये कैटेगरी, उसके बाद ऑफ एज who can pay taxes equal to 3 days of laborer's wage, at least 3 days of laborer's wage। तो जो इतना टैक्स दे सकता है वो एक एक्टिव सिटीजन बन जाएगा। वर given the status of an active citizen, तो उसे एक्टिव सिटीजन का जो एक कहते हैं कैटेगरी, उसमें शामिल कर दिया जाता था। उसके बाद जिनको वोट नहीं दिया जाता, नहीं वो करा जाता था, सो वर entitled, तो this category was entitled to वोट। इस कैटेगरी को वोट देने का जो है राइट दिया गया था। अब जिस कैटेगरी को वोट देने का राइट नहीं दिया गया था एंड दे वर आल्सो द पैसिव सिटीजंस, वो कौन है? द रिमेनिंग मैन, जो कि पहले तो इस कैटेगरी जो भी हमने डिस्कस किया उसमें क्वालिफाई नहीं करते, तो रिमेनिंग मैन, वुमेन, women में क्या है? all women, not women who can pay taxes, but all women were classified as, then children, were classified as
passive citizens. As passive citizens with no voting rights. इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, तो विद नो वोटिंग राइट्स इनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया गया, विच इज पैसिव सिटीजन्स. देन अगेन टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर और फिर असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको बिलोंग करना चाहिए फ्रॉम द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर. यू नीड टू बी अ पर्सन हु कैन पे टैक्सेस, अ लॉट ऑफ टैक्सेस. अगर आप टैक्स हाई पे कर सकते हैं, देन यू कैन बी एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली. So I'm not writing it here, but you people can do write it. So, but चलो मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ. To qualify as an elector and to be a member of the assembly, a man had to pay high taxes. So what he needed to be, he needed to be highest taxpayer. So उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. तो पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्यों था, फिर वोटिंग राइट्स हम लोगों ने डिस्कस किए. लास्टली व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस टॉपिक इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इट बिगैन विद द declaration of rights of man and citizen. You people need to mark it in your book. It can be one marker question कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत में क्या दिया हुआ है, तो उसकी शुरुआत में दिया हुआ है डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. देयर इज आल्सो अ पिक्चर गिवन इन योर बुक, फिगर 8 आप देख सकते हैं. दैट इज अबाउट द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट Lee Barbier in 1790. The figure on the right represents France. The figure on the left symbolizes the law. So here you people can see, I'm showing it on the screen. You people can see ये वाला जो figure है इसकी मैं बात कर रही थी आप लोगों के साथ कि ये जो figure है, I'll just take the pencil in my hand and then you people can discuss this further. So this is basically the declaration of rights of man and citizens, and ये वाला जो figure है आप यहाँ पे देख सकते हैं. So this is the declaration of rights of man and citizen. तो इसको पेंट किया था आर्टिस्ट ली बार्बियर ने और इन द ईयर 1790 के अंदर. और जो फिगर है इसके अगर आप राइट हैंड पर देखिए तो रिप्रेजेंट करता है फ्रांस को. सो इफ वी सी एट द राइट ऑफ द पिक्चर, सो दिस रिप्रेजेंट्स फ्रांस, whereas जो फिगर है लेफ्ट हैंड साइड पे वो सिंबलाइज करती है लॉ को. तो दिस फिगर सिंबलाइजेस, दिस कैन बी अ क्वेश्चन टू यू कि राइट और लेफ्ट पे डिक्लेरेशन ऑफ जो ये मैन और सिटीजन है ये क्या डिक्लेयर करता है, तो आप ये देख सकते हैं. तो ये तो लॉ को डिक्लेयर करता है जो इधर वाला फिगर है, और जो इधर वाला फिगर है वो क्या डिक्लेयर करता है, वो रिप्रेजेंट करता है फ्रांस को. So you people should know, I have discussed this figure with you people. Now moving on forward with the topic. So जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं पेज टर्न कर देती हूँ. I hope you people have taken down the notes. You people can pause the video and take down the notes, please. Moving on forward, जो राइट्स हैं, जैसे कि अब राइट की बात करते हैं क्योंकि पहले ही पेज पे वहां पर दिया हुआ है डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, सिटीजन्स के और आदमी के राइट्स की बात की गई है पहले ही पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन के. तो कौन से राइट्स की बात की जा रही है, तो जिन राइट्स की बात की जा रही है वो है राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दीज were established as natural and inalienable rights. इन्हें
इन सारे राइट्स को कहा गया है कि ये नेचुरल राइट्स है, एक इंसान पैदा इन राइट्स के साथ होता है और इनएलिएनेबल क्यों है, क्योंकि ये इंसान से आप नहीं ले सकते हो, यू कैन नॉट सेपरेट दीज राइट्स फ्रॉम दी पीपल, सो दैट्स व्हाई दे आर इनएलिएनेबल एंड दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग। अब ये ह्यूमन बीइंग के बेसिस पर राइट्स दिए गए हैं हमें, इसलिए ये नेचुरल राइट्स है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, सो देयरफॉर वी पीपल नीड टू एंजॉय सर्टेन राइट्स विदाउट विच यू कैन नॉट एंजॉय बीइंग अ ह्यूमन, सो दैट्स व्हाई वी पीपल नीड दीज राइट्स। तो ये कह करके इन्हें ह्यूमन राइट्स का दर्जा दिया गया, कहा गया कि ये ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें आप उनसे नहीं ले सकते हो। अब बाय बर्थ दिए जाते हैं इसलिए नेचुरल राइट हो गया, and you cannot take them away, that's why they are inalienable. Okay, clear? Then it was the duty of the state कि वो protect करे citizens के natural rights को। Understood? Let's take down the notes. तो constitution भी people see उसके starting में ही क्या है, constitution began with a declaration. Now you people need to take a note of this declaration of rights of man and citizens. सो पहले ही शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन के हमें क्या देखने के लिए मिलता है, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कौन कौन से राइट्स जो हैं वो ये प्रोटेक्ट कर रहा है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे नेचुरल राइट्स हैं पहली बात, और वो इनएलिएनेबल हैं। सो कौन कौन से राइट्स की बात किया है, राइट्स लाइक right to life, then freedom of speech, then freedom of opinion, then equality before law, उसके ये जो सारे राइट्स हैं ये सारे नेचुरल राइट्स और इनएलिएनेबल राइट्स की तरह इस्टेब्लिश किए गए। सो राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड। और इन्हें एस्टैब्लिश कैसे किया गया, इन्हें एस्टैब्लिश किया गया पर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। तो ये कहकर जो है इन्हें जस्टिफाई किया गया कि ये नेचुरल हैं, दीज आर द नेचुरल राइट्स एंड दीज आर इनएलिएनेबल इन नेचर, सो देयरफॉर दे बिलोंग टू ईच एंड एवरीवन। अब नेचुरल राइट्स कैसे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार डिस्टिंक्शन दे देती हूँ कि मैंने इन्हें नेचुरल राइट्स क्यों कहा गया है। नेचुरली क्यों है, क्योंकि बाय बर्थ ये एक इंसान को मिलते हैं, और इनएलिएनेबल क्यों है, बिकॉज दे कैन नॉट बी टेकन अवे, सो दीज कैन नॉट बी टेकन अवे, तो इस वजह से ये इनएलिएनेबल भी है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यू पीपल जस्ट नीड टू सी इट एज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, और इसको आप लोगों ने लिखना नहीं है आंसर शीट के अंदर। लिखना है तो आप इसे प्रॉपरली लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से लिखा है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नाउ ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीजन्स के नेचुरल राइट को। सो देयरफॉर it was the duty of the state
to protect citizens natural rights। तो ये सिटीजन्स का जो है वो एक सिटीजन्स की जो नेचुरल राइट्स हैं क्योंकि उन्हें बाय बर्थ दिए गए हैं और इनएलिएनेबल है क्योंकि वो लिए नहीं जा सकते, तो ये प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है ये किसे दी गई थी? ये स्टेट को दी गई थी। स्टेट वाज द वन हु वाज सपोज्ड टू सेव द पीपल्स राइट। ओके, सो नाउ वी पीपल हैव डिस्कस्ड फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पूरा जो टॉपिक था दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल। नाउ वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस a box. I will be discussing that box before I start another topic with you people, which is France abolishes monarchy and becomes a republic. That is the third part of this chapter. I'll be starting with that soon, but let's just discuss before that. We people are going to discuss something that is in the book, that is the reading political symbols. So this is what I am talking about. So we people are going to discuss these reading पॉलिटिकल सिंबल्स। तो कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ दीज सिंबल्स, व्हाई पीपल आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज ये सिंबल जो है वो आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो है मैं इस बॉक्स को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो द मेजोरिटी ऑफ मेन एंड वेमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। तो क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ मेन और वुमेन है 18th सेंचुरी के, वो लिख और पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए इमेजेस और सिंबल्स को यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। अब जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको हम कैसे कन्वे करें? तो सिंबल्स के थ्रू उनको कन्वे किया जाता था कि क्या मैसेज है, क्या आइडिया है जिसको कि कोई समझाना चाहता है, तो वो सिंबल्स के थ्रू किया जाता था, ना कि प्रिंटेड वर्ड्स, बिकॉज पीपल कुड नॉट रीड एंड राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नॉट मच ऑफ द पीपल कुड डू सो। अब ये मासेस तक पहुंचाने का क्या तरीका है कि सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो जो पेंटिंग है बाय ली, एज पीपल नो दैट ली बार्बियर, एज आई शोड यू द पेंटिंग बिफोर, ली बार्बियर जो फिगर 8 थी हमने देखा, उसमें यूजेस मेनी सच सिंबल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। लेट अस रीड दी सिंबल्स। तो हम सिंबल्स को रीड कर रहे हैं। पहला सिंबल जो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, दिस इज of these broken chain। the broken chain जो है वो पहला वाला सिंबल है। you people need to know the name of the symbol। तो ये सिंबल किसका है? ये the broken chain का सिंबल है। and okay, I'll just zoom in so that you people can clearly see। I hope now you people can clearly see। तो ये सिंबल जो है आप लोगों को दिख रहा है किसका है? ये सिंबल है ब्रोकन चेन का। द ब्रोकन चेन है इस सिंबल का नाम। तो चेन्स जो है वो यूज की जाती थी स्लेव्स के लिए पहले, और ब्रोकन चेन इट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो पहले स्लेव्स के लिए चेन्स का इस्तेमाल किया जाता था, अब ये चेन्स जो है वो टूटी हुई, दीज आर द ब्रोकन चेन्स। तो ब्रोकन चेन्स क्या सिंबलाइज करता है? फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। ब्रोकन चेन जो है इट सिंबलाइजेस द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ओके, सो यू पीपल नीड टू नो। next we people are going to discuss is this symbol। this is the next symbol। इसका नाम है the bundle of rods और faces। so bundle of rods और faces जो है, अब अगर हम उसको डिस्कस करें तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। आपको पेपर के अंदर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है what does this stand for, what is this symbol। so you need to know the name of the symbol as well as what does this signify। so you people need to know this। सो जो बंडल है ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन। एक रॉड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं बट नॉट द एंटायर बंडल। एक अगर मेरे हाथ में रॉड होगी तो मैं इसे आसानी से तोड़ पाऊंगी, लेकिन अगर यही मेरे हाथ के अंदर इफ आई विल बी हैविंग बंडल्स ऑफ rods together, if I have this bundle you people can see in my hand, so मैं इस बंडल को आसानी से नहीं तोड़ पाऊंगी जितनी आसानी से मैं एक जो है उसको तोड़ सकती हूँ। तो मेरे हाथ में पेंसिल है, then I took a lot of pens in my hand like 3 to 4, so I cannot break the whole of the bundle।
but I can simply break this one pencil. I'm not gonna break it obviously, but अब आपको तोड़ के तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, but you people also know कि एक पेंसिल को आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, but यही अगर मैं I am taking 10-15 pencils together, अगर मैं 10-15 पेंसिल्स को इकट्ठे ले लूँ तो उनको तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इकट्ठे. हाँ, अलग से मैं उसे तोड़ सकती हूँ. That's what they are saying, that जो रॉड है, एक अकेले रॉड को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम बंडल को पूरा नहीं तोड़ सकते. सो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. तो स्ट्रेंथ किस में है? यूनिटी के अंदर. तो यूनाइटेड रहने में सबका स्ट्रेंथ है. एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता. The strength cannot come from one single person. It can come from the united people. It can come from this unity of people. तो जो यूनिटी है, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ. जितना ज्यादा हम यूनाइटेड रहेंगे उतना ज्यादा हम स्ट्रेंथेंड है, हमें कोई झुका नहीं पाएगा. राइट. सो ये उसका सिंबल हो गया. मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सिंबल विच इज आई इन एन ट्रायंगल. तो इसे हम कहते हैं द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट. तो ये जो आई है एक ट्रायंगल के अंदर है और ये लाइट को रेडिएट कर रही है. आई होप यू पीपल कैन सी द सिंबल, दिस triangle wala. So this is an eye with a triangle which is radiating light. So the all seeing eye stands for knowledge. So this is an eye which sees everything, and because it sees everything, so therefore it stands for knowledge. तो जो इंसान भी हम कहते हैं ना कि यार ये बहुत सारी चीजों के बारे में जानता है, he probably knows about everything. So we people can say that because we people judge him on the basis of his knowledge, that he knows about almost everything, he knows about a lot of things. So therefore this eye, it sees everything, ये सब कुछ देखती है, इसलिए it stands for knowledge. जितना आप ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को नोटिस करते हो, उतना ज्यादा you gain knowledge about things. So therefore eye sees everything, so therefore it stands for knowledge. Now, the rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. तो जो sunlight है वो क्या करेगी? जो rays है sun की, वो ignorance के जो cloud है उसे हटा देगी. People who are living under ignorance, soon this light will drive away that ignorance. Now, ignorance somewhere can be understood as darkness. राइट. अगर हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं, हमें नहीं पता है ज्यादा, दैट मीन्स वी पीपल आर लिविंग इन डार्कनेस. सो द लाइट, द नॉलेज ऑफ दिस आई, जब इसकी लाइट स्कैटर होएगी तो इग्नोरेंस के क्लाउड जो है वो हट जाएंगे. देखो मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने का. आई होप आपको आ भी रहा हो समझ. कोशिश मेरी यही रहेगी. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नाउ नेक्स्ट इज अ स्केप्टर. This scepter you people can see, this is the symbol. Next symbol, it's a scepter. So ये scepter का symbol है. Scepter symbol है royal power का. It is a symbol of royal power. Scepter, as you people know, kings are the one who holds a scepter. It's not a normal man who holds a scepter. So scepter, it symbolizes the royal power. Royal power, the power that lies with the nobleman or the king, or monarchy, you know, the king basically. So moving on forward to the fifth symbol, which is the snake biting its tail. You people can see this symbol here. क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. ये एक स्नेक है जो अपनी ही टेल को, अब एक राउंड सर्कल है, अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है. सो इसे क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. सो स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग इज द नेम ऑफ दिस सिंबल. एंड ये सिंबल है इटर्निटी का. व्हाट डज इट सिंबलाइजेस? इटर्निटी, दैट इज नेवर एंडिंग थिंग. सो अ रिंग हैज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड. ना तो इसकी शुरुआत है ना ही इसका अंत है, इसलिए हम इसे इटर्निटी का सिंबल मानते हैं, क्योंकि इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है. हमें नहीं पता कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म हो रहा है. एक सर्कल, जैसे हमें एक सर्कल का नहीं पता होता है एक सर्कल कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है, हमें एक सर्कल का भी नहीं पता होता है. तो वैसे रिंग भी क्या है? बिकॉज द स्नेक इज बाइटिंग इट्स टेल, सो देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग अ सर्कल एंड वी डोंट नो वेयर इट इज स्टार्टिंग एंड वेयर इट इज एंडिंग. So therefore it is a symbol of eternity. Understood? Moving on forward to the next symbol, which is this red Phrygian cap. So red
फ्राइजन कैप जो है वो किस लिए शुरू होती है? यू पीपल नीड टू नो दिस सिंबल. दिस इज अ रेड फ्राइजन कैप. ये सिंबल है. अब नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज द सिंबल that I am discussing with you people. This is a red Phrygian cap. Now cap worn by a slave upon becoming free. ये वो कैप है रेड कलर की जो कि स्लेव्स पहना करते थे जब उनको फ्रीडम मिली, जब उनको फ्री किया जाता था, तब वो लोग जो है इसे पहनते थे. ओके इसमें कुछ इतना एक्सप्लेनेटिव नहीं है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन डेप्थ, बट यू नीड टू नो द नेम ऑफ द सिंबल एंड यू नीड टू नो व्हाट डज इट सिंबलाइजेस. ओके मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू दिस लेडी लाइक स्ट्रक्चर जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था. लेडी लाइक फिगर हम जब वो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स को हम जब डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों के साथ इसका भी डिस्कशन लिया था, विच इज दिस विमेन इज द सिंबल नोन एज ब्लू वाइट रेड. 3 कलर्स हैं, 3 डोमिनेंट कलर्स हैं इस फिगर के. एज यू पीपल कैन सी, कौन से 3 डोमिनेंट फिगर्स हैं इस सिंबल के? वो हैं ब्लू वाइट एंड रेड. सो ब्लू वाइट रेड है. अब द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ब्लू वाइट रेड आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. सो ये जो है सिंबल, ये तो उसका नाम है, और ये 3 कलर्स जो है वो सिंबलाइज करता है. ऑल्सो दिस वुमेन शी स्टैंड्स फॉर लॉ. सो लॉ के लिए जो है ये वुमेन स्टैंड करती है, एज आई टोल्ड यू. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, दिस इज अ विंग्ड वुमेन. इसके बाद वाला सिंबल देख लेते हैं. ये विंग्ड वुमेन वाला जो है मैं सिंबल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. ये जो विंग्ड वुमेन है, ये जो विंग वुमेन है, यू पीपल कैन सी शी इज अ पर्सोनिफिक, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने वो पहले वाला जो है वो लॉ का आप लोगों को बोल दिया है. सो जो विंग्ड वाला वुमेन है, शी स्टैंड्स फॉर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. यहाँ पर पहले वाली फिगर में मैंने आपको लॉ बोल दिया था, by mistake I just said that. So the winged woman, she is the personification of law. So moving on further, as you people can see, the law tablet, this is the last figure that we people are going to discuss. This is the law tablet. So the law is the same for all and all are equal before it. So जो लॉ है दैट इज इक्वल फॉर ऑल. जो टैबलेट है ये क्यों है द लॉ टैबलेट? क्योंकि लॉ जो है वो सबके लिए है, और लॉ जो है वो सबके लिए होने के साथ साथ सबके लिए इक्वल भी है. तो दिस स्टैंड्स फॉर फर्स्टली लॉ, एंड लॉ इज अगेन सेम फॉर ऑल एंड ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर इट. तो ये इक्वालिटी के लिए भी ये माना जाता है. 3 चीजों के लिए जो है ये माना जाता है. पहले जो मैंने आप लोगों के साथ फिगर डिस्कस की थी, थिंक ऑब्वियसली गड़बड़ हो गई है इस फिगर के अंदर. आई एम कमिंग बैक टू दिस फिगर अगेन. मैंने यहाँ पे लॉ लिख दिया था और यहाँ पे फ्रांस लिख दिया था, बट अपेरेंटली वी पीपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ऑब्वियसली दिस डज नॉट स्टैंड्स फॉर फ्रांस. आई एम रियली सॉरी. सो वी इंटरचेंज्ड द नेम्स, सो आई एम जस्ट गोना erase it. तो फ्रांस I just got confused हो गई थी. I wasn't confused, but I just gave you people wrong symbolize जो करते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे वो 3 कलर्स हैं, ब्लू रेड वाइट, तो ये फ्रांस है. एंड दिस लेडी लाइक स्ट्रक्चर विंग्ड विमेन, शी इज द लॉ. अभी हम लोगों ने सिंबल डिस्कस किया है, सो दिस इज द लॉ. यस. अब क्योंकि डिस्कशन में गड़बड़ कहाँ से हुई, बिकॉज लेफ्ट और राइट वाली दिक्कत थी. अब लेफ्ट और राइट क्या है, हम लोग फिगर के अंदर अगर देखें तो लेफ्ट और राइट का जो है वो गड़बड़ हम लोगों से हो जाएगा, वो किसी से भी हो जाएगा. सो मैंने भी वही जल्दबाजी के अंदर गड़बड़ के अंदर जो है ये चीज ऐसे लिख दी है यहाँ पर. आई एम रियली सॉरी. सो दैट वाज ऑल बिकॉज अगर आप राइट लेफ्ट देखेंगे फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आई एम नॉट द फिगर, सो इस वजह से जो है वो गड़बड़ हो गई, मैंने गलत लिख दिया गलती से. सो आई हैव जस्ट इरेज इट एंड आई हैव गिवन यू कि दिस स्टैंड्स फॉर फ्रांस एंड दिस स्टैंड्स फॉर लॉ. ओके, पार्डन मी. फाइन. कभी कभी गड़बड़ टीचर्स भी कर ही देते हैं यार, कभी कभी जाने देना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. तो अब हम लोगों ने सारे के सारे जो सिंबल्स है वो डिस्कस कर लिए हैं इस बॉक्स के. नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड विद द टॉपिक.
मैंने बुक जो है वो साइड में रख दी है। तो अब हम लोग जो है रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उस पर डिस्कशन ले लेते हैं। नाउ एज आई सेड दैट आई एम गोना स्टार्ट विद यू पीपल द थर्ड मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज फ्रांस abolishes monarchy and becomes republic. So therefore मैं क्या करूंगी, अब आप होपफुली आई थिंक आप लोगों ने इसके नोट्स तो ले लिए होंगे, तो अब मैं इसको, आप लोग इसको कर सकते हैं pause if you people want and take down the notes if still you people haven't written the notes. So आप लोग, अब मैं इसको चेंज पेज को जो है टर्न कर रही हूँ because I'm gonna start with a new topic which is France abolishes, sorry, now I'm gonna just start with a new topic which is France abolishes monarchy. Now we people are going to start with the discussion of the third topic which is, I am सॉरी, अब मैं काम करती हूँ, स्क्रीन को भी जरा जूम आउट कर देते हैं बिकॉज हम लोगों का काम तो हो गया है, हम लोग अब इसको जूम आउट कर देते हैं। सो थर्ड टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड टॉपिक कौन सा जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic and becomes a republic. So that is what we people are going to discuss. As you people can see in the topic itself, we people are getting an idea कि हम लोग डिस्कस क्या करने वाले, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कि फ्रांस किस तरीके से उसने पहले तो अबॉलिश करा मोनार्की को। वन इज दिस थिंग दैट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट इज वो रिपब्लिक बना, कैसे बना, क्या हुआ, मोनार्की कैसे जो है वो अबॉलिश हुई, दैट इज व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम सिचुएशन की बात करें फ्रांस के अंदर, सो द सिचुएशन इन फ्रांस इट कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। अब जो पहले हम देख रहे हैं, पहले से सिचुएशन चली आ रही है, गड़बड़ चली आ रही है और जो टर्मोइल है वो चल रहा है, रिवोल्ट्स चल रहे हैं, सिनेरियो इतना खास नहीं है फ्रांस का अच्छा, तो टेंशन जो है, टेंस माहौल जो है वो फ्रांस के अंदर बना ही हुआ है। तो फॉलोइंग ईयर्स के अंदर भी टेंशन बरकरार थी फ्रांस के अंदर, टेंशन वाला माहौल था। सो जो लुई 16 है, दो उन्होंने साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और वो एंटर भी कर गए इन दी वी पीपल सी कि उन्होंने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट ही देन एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। सो वो जो किंग है प्रूशिया के, उनके साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो गए। और वी पीपल सी दैट आफ्टर दिस जो रूलर ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी इस डेवलपमेंट का पता चला, तो दे वर रियली वरिड अबाउट दिस डेवलपमेंट इन फ्रांस और दे ऑल्सो मेड प्लान्स टू सेंड देयर ट्रूप्स to put down the event, and that had been taking place there since the summer of 1789. So you know there were a lot of things that was going on there. So as you people know that I'm really sorry, I had to pause. So yes, so we people were discussing कि जो rulers हैं of the other neighboring countries, they were also worried by the developments of France. of France के अंदर जो developments चल रही थी, जो और जगह के जो rulers थे उनको भी भैया दिक्कतें शुरू हो गई इस बात से कि ओके फ्रांस के अंदर यार lot of developments जो कि हमारे advantage पे नहीं है। So the rulers of the other neighboring countries, as I told you people, उनको भी दिक्कत शुरू हो गई थी डेवलपमेंट से, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। तो जो फ्रांस है जो रूलर्स है और नेबरिंग कंट्रीज के, दे मेड प्लान्स। सो उन्होंने प्लान करा कि वो ट्रूप्स जो हैं उन्हें भेजेंगे टू पुट डाउन द इवेंट्स जो कि हो रहे थे वहां पर, लाइक 1789 जो वहां पे डेवलपमेंट चल रही थी, दे नीडेड टू पुट डाउन दोज डेवलपमेंट्स, दे नीडेड टू पुट डाउन दोज इवेंट्स, सो देयरफॉर दे सेंट इन देयर ट्रूप्स। और फिर हम लोग देखते हैं बिफोर ये this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. So before ये सब हो पाता और नेबरिंग कंट्रीज ये सब करती, उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल में ये डिक्लेरेशन कर दी, दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया।
Then thousands of volunteers, from the provinces, उन्होंने आर्मी ज्वाइन करनी शुरू कर दी, और उनको लगा कि जो वॉर है दैट इज द वॉर ऑफ पीपल. वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट हु? इट इज द वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग, against the aristocracies. So this was a war all over Europe. That's what they started to think. लोग इसलिए फटाफट भाग के आर्मी में ज्वाइन उन्होंने करना शुरू कर दिया कि we also want to be a part of this revolt which is against the king, against the aristocracy. So this was the logic, this was the thought behind that. Okay, so moving on forward. Then we people see that काफी सारे patriotic songs जो है वो गाए गए. So among the patriotic songs जो कि गाए जा रहे थे, one was Marseilles. Marseilles जो है, now this was a song, it was composed by the poet named Roger de Isle. Now you people need to just underline the name of the poet, underline the name of the सॉन्ग. सो आपको पोएट और सॉन्ग दोनों का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए. सो इसको पहली बार गाया गया था बाय द वॉलंटियर्स, फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स, जो कि कहाँ से थे वो वॉलंटियर्स? वो सारे वॉलंटियर्स थे मर्सेल से. सो एज दे मार्च इनटू पेरिस, सो गॉट इट्स नेम. तो अब क्योंकि ये मर्सेल से जो लोग आ रहे थे उन्होंने ये गाया था जब वो पेरिस पहली बार एंटर कर रहे थे. सो दैट इज वाई इस गाने को अपना नाम मिला एज मर्सेलिस. ओके, सो यू पीपल नीड टू नो अबाउट द सॉन्ग एंड हाउ इट केम, हु विद whom डज इट केम, किसने लिखा और इसका नाम क्या है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए. बट सो प्लीज डू मार्क दिस. एंड मूविंग ऑन फॉरवर्ड, देन वी पीपल सी कि जो मर्सेलिस है वो अब नेशनल एंथम है फ्रांस का. Why we people were reading about this? मर्सेलिस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि भाई वो नेशनल एंथम है फ्रांस का. Nothing I tell you in this book is something that you are reading just for the sake of reading. अरे it is all interconnected. So don't you people worry, just study. Okay, and I am there to help you people out with that, so no worries there at all. So I'm just there to make your work easier. थोड़ा सा आप जानते हैं कि भी पीछे गड़बड़ हो गया था जब मैंने उस डिस्कशन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था उस फिगर की. So I asked you people to just pardon me, because it sometimes does happen कि टीचर भी पढ़ा रहा होता है तो फ्लो में कुछ गलत वो कह देता है, या फिर something they just say. So pardon me, I just corrected myself then and there, so please do pardon me. Moving on forward, we people were discussing about फ्रांस ने मोनार्की कैसे अबॉलिश किया. So we people see जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हैं, दे ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज. नाउ वी नो बिकॉज वॉर डिक्लेयर हो चुका था, तो वॉर डिक्लेयर होने की वजह से क्या हुआ, देवर लॉसेस, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई. लॉसेस तो हुए ही इकोनॉमिक स्टेट पे भी, लोगों की जिंदगी को भी हम लॉसेस में ही गिनेंगे. उसके बाद जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा देखनी शुरू कर दी. सो जो मेन है दे वर फाइटिंग, वाइल आई टोल्ड यू दैट पीपल दे जॉइन द आर्मी. सो आदमी जब लड़ रहे थे तो एट द सेम टाइम्स द विमेन, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी. आदमी तो अब है नहीं, तो औरतों पे क्या जिम्मेदारी आ गई उनको, दे वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग. अब उनके ऊपर दो जिम्मेदारी थी, एक तो वो अपना अर्निंग्स करेंगे और दूसरा वो अपनी फैमिली का भी लुक आफ्टर करेंगे. दे वर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली. सो दीज वर द थिंग्स. Then we people see जो large section है population का, they were convinced that the revolution had to be carried further. उनको I'm sorry, they were convinced कि जो ये सारा revolution हो रहा है इसको आगे लेके जाना पड़ेगा. So as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society, तो अब हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने राइटिंग जो राइट्स थे वोट करने के वो किसे दिए हुए थे, वो रिचर सेक्शंस को सिर्फ दिए गए थे. जितना ज्यादा आप टैक्स भर सकते हो उतना ही आपको जो है वो राइट मिलता था. रिमेंबर आई टोल्ड यू पीपल इन द अर्लियर सेक्शन. So therefore we will see that
जो पॉलिटिकल क्लब्स हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गए टू रैली, टू डिस्कस कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनके जो प्लान्स हैं, उनके जो फॉर्म ऑफ एक्शन हैं, तो उनको डिस्कस करने के लिए जो है वो पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए। उन तो वो चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस की जाती थी, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब्स हैं उनमें से एक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, द जैकबिन्स। तो जो जैकबिन क्लब है वो काफ़ी फेमस है, विच गॉट इट जो ये क्लब है उसको अपना नाम मिला फ्रॉम अ फॉर्मर कॉन्वेंट। एक फॉर्मर कॉन्वेंट था, पहले कॉन्वेंट था, उसके नाम से जो है उसको दिया गया। उस कॉन्वेंट का नाम था सेंट जेकब इन पेरिस। सो उसके नाम से जो है वो जैकबिन क्लब को नाम दिया गया। विमेन भी जो थी, दे वर ऑल्सो एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, सो दे ऑल्सो फॉर्म देयर ओन क्लब। औरतों ने भी अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। सो यू नो जो हम सेक्शन 4 के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर के, तो हमें और पता चलेगा जो एक्टिविटीज और जो डिमांड्स थी इसके अंदर। अभी तो हम सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, सो अभी हम सेक्शन 4 पे जब जाएंगे तो हमें और ज्यादा पता चलेगा इस बारे में। सो व्हाट ऑल वी पीपल हैव डिस्कस्ड, लेट्स सी, लेट्स टेक डाउन द नोट्स पीपल। नाउ एज वी पीपल नो, सिचुएशन जो थी फ्रांस की वो टेंस थी। सो सिचुएशन इन फ्रांस was टेंस। सो जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो काफी टेंस ही थी। एंड देन जो लुई 16 है, एज आई टोल्ड, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइन कर दिया था, बट ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। सो किंग लुई 16 किंग लुई 16 entered into a secret negotiation with the king of Prussia. So जो लुई 16 है, he also entered into this thing. उसके बाद जो हम नेशनल असेंबली है हम देखते हैं, नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया वॉर। और नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कर था? नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो इनके खिलाफ जो है वो वॉर छिड़ गया इन द ईयर in the year 1792. Then we people see that thousands of volunteer जो हैं, they joined the assembly. So thousands of volunteers joined the army. So therefore we people see, they saw this war as people's war against the king and the aristocracy, as they saw the war as people's war against king and aristocracy, as an aristocracy all over Europe. So this is the reason why people wanted to take over this war. Next we people see about the national anthem of France. Now that is
Marcellus. So let's see. Patriotic songs were sang, and one of the famous was the Marcellus. जो Marcellus है, again it was composed by poet, क्या नाम था पोएट का नाम था रॉजेट डी आयल. This was the name of the poet, and then we people see that ये उसके बाद नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का. Later the Marcellus became the national anthem of France. So I'm gonna give you further notes of the topic later. Now we people are just जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने वहां तक तो अभी आप लोगों को नोट्स नहीं दिए, मैंने उससे पहले अभी नोट्स का जो सेक्शन है वो खत्म करा है. सो लेट्स सी व्हाट वी पीपल हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. सो आई डिस्कस विद यू पीपल कि किन के पास राइट टू वोट था, किन के पास राइट टू वोट नहीं था. तो राइट टू वोट किन के पास था? पहले तो सिर्फ आदमियों के पास था, उसके बाद 25 साल के आदमियों के पास. द नेक्स्ट जो बनती है एक रिक्वायरमेंट, पहले तो था कि सिर्फ आदमियों के पास है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि वो आदमी 25 साल के होने चाहिए. उसके बाद रिक्वायरमेंट ये था कि वो टैक्सेस पे कर पाए, जो एक लेबर होता है उसकी 3 दिन की वेज जितना, तो उनको स्टेटस दिया जाता था एज एक्टिव सिटीजन्स एंड दे वर एंटाइटल्ड टू वोट. ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो रिमेनिंग मेन और विमेन है, ऑल दी विमेन, रिमेनिंग मैन, ऑल द विमेन एंड चिल्ड्रन, दे वर दी पैसिव सिटीजन्स और इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे. मूविंग ऑन फर्दर, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, या फिर अगर आप एक मेंबर बनना चाहते हैं असेंबली का, तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर शामिल होना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शुरू होता है विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. देन जो राइट्स हैं जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सबको एज नेचुरल राइट्स एंड इनएलिएनेबल राइट्स एस्टैब्लिश किया गया. नेचुरल क्यों? क्योंकि ये बाय बर्थ हमें मिलते हैं, और इनएलिएनेबल क्यों है? क्योंकि ये हमसे नहीं लिए जाने चाहिए, नहीं ले सकता कोई, इसलिए. सो देयरफॉर ड्यूटी क्या थी स्टेट की? टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. उसके बाद हम लोगों ने सिंबल्स वाला वो डिस्कस किया था पूरा, तो दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू पीपल अगेन बिकॉज उसका हमने फुल फ्लेजेड डिस्कशन कर लिया है. सो उसके बाद आई स्टार्टेड विद द टॉपिक फ्रांस ने जब अबॉलिश किया मोनार्की को, तो पहला हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सिचुएशन थी फ्रांस के अंदर वो काफी टेंस थी. लुई 16 जो है ही एंटर इन अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया. नेशनल असेंबली ने क्या किया? प्रूशिया पे और ऑस्ट्रिया पे जो है वॉर बोल दिया इन द ईयर 1792. सो देयरफॉर वी पीपल सी थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर, उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी इस वॉर के अंदर, बिकॉज उन्हें लगता था कि ये लोगों की लड़ाई है अगेंस्ट द किंग एंड द एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप.
मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी पीपल सी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं वो गाए जाने लगे. उनमें से एक फेमस था जिसका नाम था मर्सेलिस. और मर्सेलिस जो है इट वाज कंपोज्ड बाय पोएट रॉजर डी आइल. और फिर हम देखते हैं कि मर्सेलिस जो है वो नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का. यहाँ तक की जो डिस्कशन है मैंने आप लोगों के साथ ले ली है. रिमेनिंग जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इन माय नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू एवरीवन.